हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी में आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेड़ होता है तो पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं जहाँ पर पत्ते लगे होते हैं। तो वैसे ही साइकोलॉजी के भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो उनके जो पत्ते हैं, साइकोलॉजी के पत्ते ब्रांचेस पर, उसको डिफरेंट ब्रांच का नाम कहेंगे। तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि पत्ते तो सारे सेम होते हैं, तो इसका मतलब सारे ब्रांचेस सेम हुए। इसका मतलब आपने पेड़ को ध्यान से कभी देखा नहीं है। आप कभी भी पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक पेड़ में जो ब्रांचेस होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब सेम लेंथ के हों या सब में सेम नंबर ऑफ़ पत्ते हों। हर एक की अपनी खासियत होती है, यूनिकनेस होती है। और अगर आप ऐसा नहीं देखे हैं आज तक तो प्लीज़ जाइए और उसको थोड़ा फोकस के साथ देखिए, उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर देखिए, जल्दबाजी में नहीं। तो वैसे ही साइकोलॉजी के भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं और हर एक शाखा या ब्रांच एक यूनिक पॉइंट पर फोकस करता है। तो इन ब्रांचेस को सिंपल और रियल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने ऑलरेडी ये ब्रांचेस डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, बट आज इसको एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले भी पढ़ चुके हैं वापस से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझेंगे, इसलिए ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बनाया है। ओके, तो पहला क्या है आपका जनरल फिलोसफी नहीं, जनरल साइकोलॉजी, यानी कि सामान्य मनोवैज्ञानिक विज्ञान, इसका हिंदी मतलब या हिंदी अर्थ। तो ये साइकोलॉजी का बेस होता है जहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन, इंटेलिजेंस, इन सब को समझते हैं। ये हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि एक फाउंडेशन बनता है पूरी साइकोलॉजी समझने के लिए। अगर आपको साइकोलॉजी समझना है तो आपको जनरल साइकोलॉजी आनी चाहिए कि लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन, हमने जो सारी चीज़ें समझी, इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक्स आपके इस ब्रांच के अंदर कवर होते हैं। दूसरा है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि विकासनात्मक मनोविज्ञान। इस शाखा में हम स्टडी करते हैं कि एक बच्चा कैसे बढ़ता है, उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास कैसे होता है जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। जैसे एक माँ बच्चे की नीड्स को समझती हैं या टीचर को ये समझना है कि उस उम्र में उन बच्चों को क्या सिखाना है सही से, किस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जहाँ पर ये सारी टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। ओके, कि टीचर भी ये सोचते हैं कि एक स्पेसिफिक उम्र के बच्चों को कौन सी चीज़ किस तरीके से सिखाएं। तो वहाँ पर उनकी एज से, ग्रोथ से चीज़ें रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम दिया गया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इतना क्लियर है। अब तीसरी है सोशल साइकोलॉजी। आई थिंक ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल यानी सामाजिक, कि कोई समाज में कैसे बिहेव करते हैं, कोई बच्चा समाज में कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप अपने घर में एग्जाम्पल देखिए कि वहाँ पर आपके घर में सिबलिंग्स होंगे या फिर कोई कज़न होंगे। घर में भी अगर आपको ऐसा है कि आपके पास सिबलिंग्स नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने घर में या दूसरों के घर का एग्जाम्पल लीजिए, अपने दोस्तों के घर का, कि आपके दोस्त अपने घर में कैसे बिहेव करते हैं और जब आपसे बात करते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं। वो बिहेवियर बहुत डिफर होता होगा, ज़रूरी नहीं है दोनों बिल्कुल सेम हो दोनों जगहों पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कोई समाज में कैसा बिहेव कर रहा है। अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करने लगे तो कहा जाता है कि आप सोशल साइकोलॉजी के अंडर चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया। या फिर आपको अगर कोई मौका दिया जाए कि आप जाइए किसी से बात करके आइए जो अननोन है, तो नोन है तो वो आपके घर के हो गए, अननोन है तो आप नहीं जानते हो, तो आपको थोड़ी हेजिटेशन तो होगी ही बात करने में। तो आप जाते हैं, बात करते हैं, यानी कि समाज के किसी एक व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आपका सोशल साइकोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। कि आप अकेले खुद को कुछ भी बोल लें, लेकिन जब आप समाज में जाते हैं तो आप वो सारी बातें जो खुद को आप मन ही मन कहते रहते हैं वो वहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। ओके, फिर चौथा क्या होता है आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी कि एबनॉर्मल मतलब क्या, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, इसलिए इस वर्ड का मतलब हो जाता है एबनॉर्मल, यानी कि सामान्य नहीं है, असामान्य। तो इसका मतलब क्या कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर उनके बिहेवियर में आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डर हम सभी को लगता है, ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि डर हम सभी को लगता है। कोई अननोन चीज़ें होती हैं या जो चीज़ें हमने लाइफ में पहले कभी ना फेस की हों, वो चीज़ें अगर आप फेस करते हैं तो डर हम सभी को लगता है, बहुत ज़्यादा भी लग जाता है थोड़े थोड़े मोमेंट्स पे। बट जो आपको वो उस एक हाई लेवल का डर होता है ना, हम सबको खुद में मन में पता होता है
कि हमें कितना डर लगता है ना, बट हमारे डर का लेवल क्या है कि अगर कोई ऐसी भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कितना डर जाते हैं। लेकिन अगर आपका जो डर का लेवल है वो एकदम हाई हो जाए, आपको पता होता है कि आपका डर का कितना लेवल है, उस पॉइंट से भी वो हाई हो जाए और वो हाई लेवल हर एक दिन 28 दिनों तक मेंटेन रहे, तो हम लोग कहते हैं कि फिर आप डिप्रेशन के शिकार हैं। तो आपने आपको खुद नहीं बोलना है कि आप डिप्रेशन में चले गए जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो डर, वो हाई लेवल का डर, आपका अपना लेवल होता है, उससे हाई लेवल का डर अगर मेंटेन रहा है 28 दिनों तक अननोविंगली, ऐसा नहीं कि जानबूझकर आप अपने आप को डर फील करा रहे हैं, डर अपने आप होता है और वो 28 दिनों तक है, तब हम कहते हैं कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो आपको वहाँ से खुद को निकालना होगा या फिर हेल्प लेनी होगी ताकि आप उस सिचुएशन से निकल पाएँ और ज़िंदगी को जी पाएँ। ठीक है। फिर आपका आता है 5वां है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब क्या कि जब आपके उस डर का लेवल इतना बढ़ जाता है 28 दिन, यानी 28 दिन से भी ज़्यादा हो जाता है, 60 दिन या फिर 1 साल आप उसी हाई लेवल ऑफ डर में जूझ रहे होते हैं अंदर ही अंदर, तब क्या होता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना होता है। साइकोलॉजिस्ट से तो आप पहले भी मिल सकते हैं, या फिर आपको अगर साइकोलॉजिस्ट से भी नहीं भी मिलना है तो कुछ ऐसे दोस्त या ऐसे अपने जहाँ पर आप अपनी मन की बातें बता दें, मन की बातें बताने से डर निकल जाता है, तो वो भी एक सलूशन है। सलूशन का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन क्लिनिकल कब आता है, जब आपका ये सब कुछ भी ना काम करे, कि आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं अपनों से, फिर भी आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आपने ये ट्राई करके देख लिया है मिनिमम 6 महीने तक कि हेल्प लेने से भी अपनों की आपका कंडीशन बेहतर नहीं हो पा रहा है, तब आपको डॉक्टर से जाके मिलना होता है, वहाँ से क्लिनिकली आपको हेल्प लेनी होती है। फिर आगे क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में अगेन जो हमने एग्जांपल लिया था शुरुआत में जनरल साइकोलॉजी में, कि अगर आपको डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को समझना है तो आपको जनरल आना चाहिए। तो जनरल में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, जैसे कि इमोशन, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, मोटिवेशन, तो वो सारी चीज़ें वहाँ थी। तो एजुकेशन में भी क्या है कि कोई क्लासरूम है तो वहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ 1 मिनट में सीख जाते हैं तो सभी 1 मिनट में सीख जाएं। हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, हर एक को अपना समय लगता है चीज़ों को समझने में। तो उसी अप्रोच को, कि ऐसा अप्रोच जिससे कि हर एक बच्चा आसानी से समझ सके, अगर आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी। या हर एक को मोटिवेट करना भी, हर एक का मोटिवेशन फैक्टर अलग होता है। कोई किसी चीज़ से मोटिवेट होता है, कोई किसी चीज़ से नहीं होता है, कोई किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है क्लासरूम में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्लास है पूरी की पूरी, तो वहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि हर एक स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट फील कराया जा सके, उनको अलग ना फील कराया जा सके, और सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हुए पढ़ाना और क्लासरूम में एंजॉय करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर अप्लाई करें, आपको एज अ स्टूडेंट या एज अ फ्रेंड भी ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि आप किसी का बिहेवियर अगर आपके प्रति फेवरेबल नहीं है, मतलब आप जिस चाहते हैं वैसा नहीं है, तो ज़बरदस्ती ना करें, लीव इट। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी, जिनको जैसे अच्छा लगता है वैसे रहने दें या करने दें। तो इसको भी आप भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आते हैं कि आप क्लासरूम में लोगों से कैसे बिहेव करना है ये भी सीख रहे हैं ना, तो वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। ओके। फिर आपका आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये हमें क्या बताती है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, कि हम कोई चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, या कोई भी फ़ैसला लेना होता है तो कैसे फ़ैसला लेते हैं। भाषा के बारे में कि हम भाषा कैसे बोलते हैं, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जहाँ पर आपको खुद थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी हो ना, वहाँ पर हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आई और आपने बहुत अंदर से सोचा अपने दिमाग से कि क्या सलूशन होगा, क्या सलूशन होगा, क्या सलूशन होगा इस प्रॉब्लम का, तो आप अंदर ही अंदर अपने भीतर मेहनत कर रहे हैं ना। या फिर कोई डिसीजन लेना हुआ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है आफ्टर 10th, तो वहाँ पर मेजरली आप खुद सोचते हैं। हाँ ठीक है, आपको सजेशंस मिल जाते हैं घर वालों की तरफ से, लेकिन काफ़ी समय आई थिंक हम खुद गुजारते हैं ये सोचने में कि हम क्या लें, क्योंकि पहली बार एक मेजर डिसीजन मेकिंग फ़ेज़ आता है हमारे सामने। तो उन सारे फेजेस को कहते हैं कि वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इतना समझ में आ गया। फिर होता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, यानी कि जीव वैज्ञानिक मनोविज्ञान। बायोलॉजिकल को जीव वैज्ञानिक बोलते हैं, कि हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड, कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम क्या है, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं,
ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे हॉर्मोन्स, ब्रेन में जो भी चीज़ चल रही होती हैं, वो सब हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करता है। अगर आप इस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं सोचने की या ढूंढने की या रिसर्च करने की, तब हम बोलते हैं कि आप बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में डील कर रहे हैं। जैसे एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आई थिंक हम सभी को पता होगा कि मूड स्विंग्स हमारे बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो इट मीन्स आप बायोलॉजिकल साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं।